भैया घर में राशन भी खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या करें? पूरे दिन दिहाड़ी पर काम करने के बाद भी हम लोगों को हमारी मेहनत की कमाई नहीं मिलती। पता नहीं ऐसा और कब तक चलता रहेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हम लोग करें तो क्या करें। एक गांव में अंकुश, अरविंद, कैलाश तीनों भाई रहा करते थे। वो तीनों ही शादीशुदा थे, लेकिन उनके जीवन में गरीबी से परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं उनकी एक बीमार माँ भी थी। कितनी देर हो गई है, अभी तक हमारे पति काम से नहीं लौटे। वो तीनों रोजाना काम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिलता। कोई दिहाड़ी करने के लिए अपने यहाँ जगह देता ही नहीं है। गांव से कंपनियां बाहर नहीं गई होती तो इतनी परेशानी झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं हम लोग। वो आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उन तीनों के पति वापस घर लौट आते हैं। प्रेरणा, जाओ जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। प्रेरणा एक गिलास पानी लेकर आती है और अंकुश को दे देती है, जिसके बाद अंकुश पानी पीता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज भी हमें कोई काम नहीं मिला। तुमने खाने में क्या बनाया है? कहाँ से बनाती, खाने के लिए तो घर के अंदर एक दाना तक नहीं था। ये तो बताओ, तुम दोनों यहाँ पर हो, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ रह गए? अरे रास्ते में एक आदमी मिल गया था जिससे भैया काम के सिलसिले में बात कर रहे थे। थोड़ी देर रुक जाओ, आते ही होंगे। कैलाश उसी समय वापस घर लौट आता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में कुछ पैसे होते हैं। फौरन तैयार हो जाओ, आज रात हमें शहर के लिए निकलना है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। ये देखो, ये पैसे। पैसे? पैसे कहाँ से आए भैया? अरे मैं अभी गोवर्धन भैया से मिला था। वो गांव के लोगों को शहर में ले जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छी नौकरी पर लगवा देते हैं। शहर में हम यहाँ से 5 गुना कमाएंगे और हमारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। देखो जरा, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं घर का राशन डलवाने के लिए। जा अंकुश, इन पैसों से घर का राशन लेकर आ। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसी रात उन लोगों को शहर के लिए निकलना होता है। अपना सारा जरूरत का सामान पैक करके वो तीनों भाई गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं। आ गए तुम तीनों? चलो अच्छी बात है, जल्दी से टेम्पो में चढ़ जाओ। आज मैं सभी को लेकर जा रहा हूँ। शहर रहना, खाना पीना सब तुम्हें वहीं मिलेगा। गोवर्धन टेम्पो से सभी आदमियों को भरकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। उन्हें गए हुए महीना हो जाता है, लेकिन 1 महीने के अंदर उनकी कोई खोज खबर उनकी पत्नियों तक नहीं आ पाती। कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, पता नहीं कब हमारे पति वापस लौटेंगे। अरे बहू, आखिर मेरे तीनों बेटों को तुमने कहाँ भेजा है? वो वापस लौटकर क्यों नहीं आ रहे हैं? माँ जी, हमने उन्हें कहीं नहीं भेजा, बल्कि वो तो घर की परेशानियां देखकर खुद ही शहर चले गए। चलो, ये सारी बातें शाम को आने के बाद करेंगे। अभी हमें कोयले की फैक्ट्री में जाना है, वरना शाम का खाना खा नहीं पाएंगे। अमृता ऐसा कहकर आनंदी और प्रेरणा के साथ कोयले की फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां वो सुबह से शाम तक काम करती है और 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम भी लगाती है। आसपास कोई भी नहीं है, अब हमें भी चलना चाहिए। प्रेरणा ऐसा कह ही रही थी कि तभी खुदाई करते हुए आनंदी को एक कपड़े में बंधा हुआ कुछ मिलता है। क्या हो सकता है इसके अंदर? खोल कर देखती हूँ। अरे ये क्या? ये तो एक टिफिन बॉक्स है, लेकिन देखो जरा इसमें कितना पुराना और ये सुंदर है। सही कहा तुमने, लेकिन इस पर हमारा हक नहीं। चलो इसी दरोगा को दे देते हैं और उससे अपनी आज के दिन की दिहाड़ी ले लेते हैं। तीनों बहू दरोगा के पास जाती हैं, लेकिन दरोगा के साथ साथ वहां सभी मजदूर अपने अपने घर जा चुके थे, जिसके बाद वो तीनों भी उस टिफिन को लेकर अपने घर पहुंच जाती हैं। उस दिन उनके घर पर खाने का एक दाना भी नहीं था। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद वो तीनों बहुएं उस टिफिन को हाथ में लिए एक दूसरे से बातें करती हैं। हमारे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी भी भूखी प्यासी पड़ी है, उनकी तो दवाई तक नहीं आई है। हमारे पति भी पता नहीं कहाँ जाकर बस गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काश मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिल जाते। आनंदी के इतना कहते ही टिफिन के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते वहां कई प्रकार के पकवान निकल आते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों बहू हैरान रह जाती हैं। मैंने जो देखा वही तुमने भी देखा? इस टिफिन की रोशनी से यहाँ कई प्रकार के पकवान निकल आए। क्या ये कोई जादुई टिफिन है? अगर ये जादुई टिफिन है तो अभी इसका पता चल जाएगा। मुझे एक बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम खाने का मन है। अमृता के इतना कहते ही टिफिन बॉक्स के अंदर से फिर से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते वहां आइसक्रीम प्रकट हो जाती है। हाँ सच में, ये तो एक जादुई टिफिन है। तभी टिफिन बॉक्स के मुंह, आंख, नाक बन जाते हैं और वो कहता है, हाँ सही पहचाना, मैं कोई मामूली टिफिन नहीं बल्कि एक जादुई टिफिन बॉक्स हूँ। कई सदियों पहले मैं महाराजाओं के लिए खाना बनाकर इस टिफिन में पैक करके उन्हें देने जाया करता था। मैं उनका खास बावर्ची था, लेकिन कुछ बावर्चियों ने जलन के चलते मेरी हत्या कर दी, जिसके बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मेरी आत्मा इस टिफिन में ही कैद हो गई। उसके बाद जब भी मैं किसी भूखे या मजबूर इंसान को मिलता हूँ तो उसकी मदद करता हूँ। फिलहाल तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। तीनों बहुएं अपनी सारी परेशानियां जादुई टिफिन को बताती हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते तुम सभी भूखे पेट कभी नहीं सोओगे।
जादुई टिफिन की मदद से उस रात तीनों बहू अपनी सास के साथ पेट भरकर खाना खाने लगती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो प्रेरणा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे रुको दीदी, क्यों कोयले की खदान में मजदूरी करने जा रही हो, जबकि अब हमारे पास जादुई टिफिन है। आपको पता है ना, जादुई टिफिन से हम जितना खाना मांगेंगे वो हमें उतना खाना दे देगा। क्यों ना हम इसकी मदद से अपने लिए एक ढाबा खोले। सुझाव तो अच्छा है, लेकिन तुम ये बताओ, ढाबा खोलने के लिए जगह और टेबल और बड़े बड़े बर्तन कहाँ से आएंगे? हमारे पास वो तो कुछ भी नहीं है। प्रेरणा अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर उसे बेच देती है, जिसके बाद कुछ पैसे आ जाते हैं। तीनों बहू मिलकर उन पैसों से ढाबा खोलने का सारा सामान ले आती हैं और ढाबा खुलते ही वो जादुई टिफिन से कहती हैं, जादुई टिफिन हमारी मदद करो, हमने ये ढाबा खोला है। इस ढाबे को चलाने के लिए यहाँ भरपूर खाना होना चाहिए जो लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगे और वो खाना खाने यहाँ आए। आनंदी के इतना कहते ही जादुई टिफिन से एक रोशनी निकलती है और वहाँ रखे बड़े बड़े बर्तनों में कई प्रकार के खाने प्रकट होते हैं। किसी में पूरी, किसी में शाही पनीर तो किसी में बिरयानी आ जाती है। जब जितना खाना चाहिए हो उसे मांग लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ पर ही हूँ। तीनों बहू बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो उस ढाबे को चलाने लगती हैं। सुबह से दोपहर तक तो ढाबे में कोई नहीं आता, जिसके चलते तीनों का चेहरा बहुत मायूस हो जाता है। लेकिन दोपहर के बाद शाम होते होते धीरे धीरे कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं और सभी को उनके ढाबे का खाना बहुत पसंद आता है। खाना तो मैंने कई ढाबों का खाया, लेकिन यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो पेट ही भर गया। मालती खाने के पैसों के साथ साथ उन्हें टिप भी देकर जाती है। इस प्रकार अब रोजाना वो ढाबा चलाती है और आखिरी में गरीबों को खाना खिलाते हैं। इसी के चलते वो तीनों अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वो अपनी सास का इलाज भी करवा लेती हैं। जिसके बाद सुष्मिता अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अब तो हमारे पास पैसे भी हैं और हमारी परेशानियां भी खत्म हो गई हैं। बहू, मेरे बेटों को ढूंढ कर ले आओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अपने बेटों को देखना है, मेरा दिल बहुत सहमा हुआ है, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। चिंता मत करो माँ जी, हम तीनों शहर जाएंगे और अपने पतियों को ढूंढकर जरूर लेकर आएंगे। अमृता, आनंदी और प्रेरणा के साथ शहर पहुंच जाती है और वहां पर अपने पतियों की फोटो पुलिस थाने में दिखाकर उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। इसी के चलते शहर की एक कंपनी में छापा मारा जाता है, जहां उनके तीनों पति भी होते हैं। वो वहां से अपने तीनों पतियों को बचाकर वापस गाँव ले आती है, जहाँ उनके पति उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं। अच्छा हुआ तुम तीनों ने हमें ढूंढ लिया, वरना पता नहीं हम तीनों भाइयों का क्या होता। उस इंसान के झांसे में आकर मैं शहर चला गया था, लेकिन वहां उस कंपनी में दिन रात हमसे बहुत काम करवाते, हमें खाने पीने को भी नहीं देते। हमारी तो जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई थी। लेकिन तुम तीनों ने हमें बचाया कैसे, और ये तरक्की इतनी जल्दी कैसे हुई? अंकुश के पूछने पर वो तीनों जादुई टिफिन के बारे में उन्हें बताती हैं, जिसे सुनकर वो तीनों भी बहुत खुश होते हैं और अब वो तीनों अपनी तीनों पत्नियों के साथ मिलकर जादुई टिफिन की मदद से ढाबा चलाते हैं